गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल तक वाले टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम? सी कल बेसिकली अपन ने जो करा था दैट वाज इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, एंड इंडियन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अपन क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं। मोस्टली चीज़ें सेम थी, जिसके अंदर मेजर फोकस पॉइंट अपने तीन थे। क्या क्या? सेटिंग अप एजेंसीज, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करवाने के लिए सबसे पहले था आपका प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। उसके बाद अगर मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज से पैसा जनरेट होके इन्फिल्ट्रेट हो गया है नॉर्मल चैनल्स के अंदर, तो कॉन्फिस्केशन और सीजर करना। एंड अगर उसके बाद अगली बार ऐसी चीज़ें ना हो तो उसके लिए आपने एजेंसीज वगैरह को स्टैब्लिश कर दिया ताकि चीज़ें ढंग से चले। तो ये सारी चीज़ें अपन ने चैप्टर के अंदर अभी तक डिस्कस करी। अब अपन को बताया जाएगा जो जैसा पहला पार्ट अपन ने डिस्कस करा कि मनी लॉन्ड्रिंग को आपने डिफाइन कर दिया, उसकी आपने डेफिनेशंस बता दी, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएगी, सारी चीज़ें आपने डिटेल में डिस्कस कर ली। अब अपन को सेकंड पार्ट बताया जाएगा बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू योर सीजर या कन्फेसिकेशन। अब आप डायरेक्टली किसी की भी प्रॉपर्टी जाकर सीज कर सकते हो क्या? नहीं। तो पहले प्रोविजनल सीजर होगा। इस पर्टिकुलर केस में भी प्रोविजनल सीजर, यानी अभी हमको लगता है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, तो जब तक चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती तब तक आपकी प्रॉपर्टी हमारे पास सीज रहेगी। प्रोविजनल सीजर होने के बाद आपकी बात सुनी जाती है, आपको अपने पॉइंट्स रखने का मौका दिया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बीइंग हर्ड, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपको दिया जाता है। आप अपने पॉइंट्स, पर्सपेक्टिव, सारी चीजें अथॉरिटीज के सामने रखते हो। अथॉरिटीज अपॉइंट किसके द्वारा की जाएगी? दे वुड बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आपके रिस्पॉन्स से अगर अथॉरिटीज को लगता है कि सही सारी चीजें थी, उनको गलत डाउट हो गया था या कोई गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी सीज कर दी, तो आपकी प्रॉपर्टी वापस रिलीज कर दी जाएगी। आप जैसे पहले अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे थे वैसे आप कर पाओगे। ऑन द अदर हैंड, अगर अथॉरिटीज को लगता है कि आपके जो भी प्रॉपर्टीज एक्वायर की गई है दैट इज फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, या उस पैसे का इस्तेमाल करके आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर अथॉरिटीज आपकी प्रॉपर्टी को परमानेंटली कॉन्फिस्केट या सीज कर लेगी। अब इसमें एक पॉइंट आएगा या प्रोविजन आएगा जिसको अपन पहले समझ लेते हैं, फिर अपन रीडिंग लगा लेंगे ताकि प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी थी जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग से एक्वायर करी। अब आपने वो प्रॉपर्टी लीज पे दे दी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, मेरे पास जो पैसा था दैट वाज इन्वॉल्व फ्रॉम और दैट वाज फ्रॉम द एक्टिविटीज दैट वर इलीगल, बट मैंने प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस पूरा हो गया। अब वो प्रॉपर्टी मैंने इसको लीज पे दे दी। अब गवर्नमेंट अगर सीज करने जा रही है प्रॉपर्टी को, तो क्या सीज हो पाएगी? इसकी नहीं है, बट लीज पे तो इसने ले रखी है ना। लीज मोस्टली फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन होता है, तो क्या वो चीज पॉसिबल हो पाएगी या डिस्प्यूट में चलेगा? डिस्प्यूट में चलेगा नहीं। इसके अंदर गवर्नमेंट ने इसलिए स्पेसिफाई कर दिया आगे जाकर कि अगर ऐसी कोई भी चीज चल रही है, यानी उस प्रॉपर्टी पे अगर कोई चार्ज है, कोई इनकम्बरेंस है, कोई लीज है, तो सारी की सारी चीजें वॉइड हो जाएगी। सारा कंट्रोल किसके पास आ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें अपन को आज के टॉपिक में बताई जाएगी। सबसे पहली चीज कि क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, कितने दिन का नोटिस दिया जाएगा, कितना टाइम पीरियड मिलेगा। उसके बाद अगर परमानेंट अटैचमेंट आपकी प्रॉपर्टी का होता है तो उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। रिलीज की जाएगी तो किस तरीके से की जाएगी, कौन सी अथॉरिटी होगी, उसको अपॉइंट कौन करेगा। तो ये ब्रीफ अपन ने जो अभी डिस्कस करा उसका डिटेल्ड अपन को आज चैप्टर के अंदर बताया जाएगा। क्लियर? तो सेक्शन 5, 6 और 8 के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। 5 आपका प्रोविजनल अटैचमेंट है, यानी टेम्पररी अटैचमेंट है। फिर आपसे इंफॉर्मेशन मंगाई जाती है और उसके बेसिस पे अगर सेटिस्फाइड होती है गवर्नमेंट, वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर परमानेंट सीजर का प्रोसेस के अंदर आप जाते हैं। क्लियर? सेक्शन 3 मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी अपन ने डिस्कस, सॉरी, मनी लॉन्ड्रिंग की सारी डेफिनेशन अपन ने डिस्कस कर ली, जिसमें सेम वापस यहां पर आपको बताई गई है। सेक्शन 4 पनिशमेंट, whoever commits the offense of money laundering shall be punishable with rigorous imprisonment for a term
which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years, यानी 3 साल से लेकर 7 साल की सजा हो सकती है. Shall also be liable for fine which may extend to 5 lakh rupees. In case of any offence specified under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, the imprisonment may extend to 10 years. यानी अगर ड्रग से रिलेटेड पैसा आया है तो उसकी सजा और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें नार्कोटिक्स का भी एक्ट लग जाएगा. A person guilty of offence of money laundering, if such person is found to have directly, indirectly attempted to indulge और वापस वर्ड आ गया knowingly assisted यानी हेल्प करी आपने, और knowingly is a party or is actually involved in one or more of the following processes or activities with the proceeds of crime. Proceeds of crime की डेफिनेशन कल अपन ने पढ़ी थी, क्या मतलब था proceeds of crime का? Proceeds of crime वर्ड से आप समझा सकते हो. कोई भी इलीगल एक्टिविटी करके जो आपके पास पैसा आ रहा है दैट इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. क्राइम करके जो आपके पास पैसा आ रहा है दैट इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. उसका इस्तेमाल आप कोई भी चीज करने के लिए कर रहे हो दैट इज द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. आपने ड्रग्स बेच के पैसा कमाया, वो पैसे से आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, तो ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया आपका? मनी लॉन्ड्रिंग. सो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से अगर कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है तो वो वैलिड नहीं होगी, वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इंक्लूड की जाएगी. नेमली कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन, use, projecting as untainted property, claiming as untainted property in any manner. तो ये सब केस में आप गिल्टी पाए जाओगे मनी लॉन्ड्रिंग के, और आपके अगेंस्ट में जो भी एक्शन लिया जाएगा दैट वुड बी फेयर. The process or activity connected with the proceeds of crime is a continuing activity and continues till such time a person is directly or indirectly enjoying the proceeds of crime by concealment, possession, acquisition, using, projecting is at untainted property and claiming it as untainted property in any manner whatsoever. तो जब तक वो उस चीज को कंसील कर रहा है या उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है तब तक वो उस इन्वॉल्व माना जाएगा उस पर्टिकुलर क्राइम में. फॉर एग्जाम्पल आपने अगेन इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, आपने इलीगल एक्टिविटीज करके पैसा कमाया, उससे आपने एक प्रॉपर्टी एक्वायर करी, उस प्रॉपर्टी को अब आप कन्वर्ट कर दिया एक होटल फॉर्मेट में, वो भी वापस सारा पैसा वहीं से आया एंड अभी तक आपका वो बिजनेस चल रहा है. तो जब तक आपका वो बिजनेस चल रहा है तब तक सारी चीजें क्या मानी जाएगी? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. क्योंकि जिस बेसिस पे आपने सारी चीजें स्टार्ट करी वो पैसा कहां से आया था? फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. तो तब तक वो उसके साथ जिम्मेदार माना जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है आपका अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग. अभी अटैचमेंट यहाँ पर जो सेक्शन 5 के अंदर बताया जाएगा दैट वुड बी मोस्टली प्रोविजनल अटैचमेंट, क्योंकि पहले सीधा जाकर आप परमानेंटली प्रॉपर्टी किसी की अटैच नहीं कर सकते जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है. सिंपल सेंस में समझना हो, अगर आप अभी न्यूज़पेपर देख रहे होंगे, लोकल न्यूज़पेपर के अंदर काफी आजकल न्यूज आ रही है कि अथॉरिटीज ने जाकर यहाँ पे अतिक्रमण हटा दिया, वहां पे अतिक्रमण हटा दिया. अब ये अतिक्रमण डायरेक्टली गवर्नमेंट जाकर नहीं हटाती, पहले उनको भी इंटीमेशन दिया जाता है कि भाई ये गलत जगह पे आपका ये बना हुआ है बिल्डिंग या जो भी चीज है आप इसको हटा दो. नहीं मानते लोग तो उसके बाद गवर्नमेंट एक्शन लेती है खुद जाकर हटाने का. सो इन द सेम वे कॉन्फिस्केशन भी इसी तरीके से चलता है, पहले आपको एक मौका दिया जाएगा, उसके बाद अगर आप रिवर्ट नहीं करते या सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देते तो आपकी प्रॉपर्टी को फिर क्या कर लिया जाएगा? अटैच कर दिया जाएगा. Where the director or any other officer not below the rank of deputy director authorized by him for the purpose of this section has a reason to believe, and that has to be in writing on the basis of material in his possession, यानी जो भी information उसके पास आई है, that any person is in possession of any proceeds of crime, such person has been charged or having committed a scheduled offence, and such proceeds of crime are likely to be concealed, transferred or dealt with in manner which may result in frustrating any proceedings relating to confiscation of such proceeds of crime under the chapter. यानी किसी भी तरीके से आप इस पैसे या ट्रेल को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, he may by order in writing यानी डायरेक्टर ऑर्डर दे सकता है, प्रोविजनली अटैच सच प्रॉपर्टी. प्रोविजनली अटैच, अगेन ये वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेक्शन 5 में आप परमानेंट अटैचमेंट नहीं डाल सकते. क्लियर? सच प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर in the manner provided in the second schedule of the Income Tax Act 1961. अब हर जगह इनकम टैक्स एक्ट अगर आप देख रहे हो उसकी एप्लीकेबिलिटी रह रही है, रीजन बीइंग क्योंकि
जो भी पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आया, ऑब्वियसली उसका कोई भी इनकम प्रूफ नहीं होगा, उसका कोई भी सोर्स या डिक्लेरेशन नहीं होगा, तो अथॉरिटीज इनकम टैक्स वाली वहां पर इन्वॉल्व होगी ही होगी, इसलिए इनकम टैक्स के प्रोविजन भी यहां पर आपने एप्लीकेबल करें. And the director or other officer so authorized by him as the case may be shall be deemed to be officer under sub rule 1 of the schedule. Every order of attachment shall cease to have effect after the expiry of 90 days from the date of order or on the date of the order made by the administrating officer, finding that the person interested is not prevented from enjoyment of the property attached. Person interested in relation to any immovable property includes all person claiming or entitled to claim any interest in the property. The director or other officer may provisionally attach any property, shall within period of 30 days from such attachment file a complaint stating the fact of such attachment before the adjudicating authority. So basically क्या करा, डायरेक्टर ने आके प्रॉपर्टी अटैच करी, उसकी रिपोर्ट 30 दिन के अंदर अंदर आपको किसको देनी पड़ेगी, अथॉरिटी को देनी पड़ेगी. अथॉरिटी का काम क्या हो जाता है, अथॉरिटी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आगे की सारी प्रोसीडिंग्स वो लोग कैरी आउट करेंगे. क्लियर. सो पहले इनकम टैक्स वालों के थ्रू आपने प्रॉपर्टी सीज कराई एंड उसका सारा डिटेल्स जो इनकम डिस्क्रिपेंसी आपको लग रही है वो आपने किसको सबमिट करी, अथॉरिटी को, 30 दिन के अंदर अंदर. एंड मैक्सिमम प्रोविजनल आपका कितने दिन का रहेगा, 180 डेज का रहेगा. जो इंटरेस्टेड पार्टी है आप उसकी कोशिश करते हो उसको नुकसान कम से कम हो, तो कुछ समय के लिए आप उसको प्रॉपर्टी यूज करने का भी परमिशन दे देते हो. अब इंटरेस्टेड पार्टी कौन हो गई, जैसा अपन ने डिस्कस करा, हो सकता है आपने लीज पे दे रखी है प्रॉपर्टी, उस इंसान को नहीं पता कि आपकी प्रॉपर्टी इस तरीके से एक्वायर की गई है. क्लियर. बट क्योंकि हर किसी को नुकसान, बेसिकली आपने एक प्रोविजन पढ़ा होगा, नो वन शुड गेट रिच एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, तो किसी और की गलती का हर्जाना किसी और को ना भुगतना पड़े. अब अगर वो भी इन्वॉल्व है, जैसा अपन ने डिस्कस करा था बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है, ओरिजिनल पार्टी कोई और है, एक्चुअल पार्टी कोई, मतलब जिसके नाम रजिस्ट्रेशन हो रखा है वो कोई और है, तो वो प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व है, उसको ही पता है पैसे मैं नहीं दे रहा कोई और दे रहा है, उसके बिहाफ पे मैं प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूं. क्लियर. सो उस पर्टिकुलर केस में तो दोनों को आप मोस्टली जिम्मेदार ठहराते हो. क्लियर. आप ये नहीं कह सकते ना कि मेरे को पता नहीं था कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम खरीद रहा है तो किस तरीके से पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है. ऑब्वियसली कोई इंसान दूसरे के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसमें कुछ गड़बड़ होगी तभी वो खरीद रहा है. क्लियर. नेक्स्ट आ जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगी, दैट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. Section 6 empowers the central government to appoint by notification one or more person not below the rank of joint secretary to the government of India as adjudicating authority to exercise the jurisdiction, powers and authority conferred on or under the act. Adjudication authorities का काम क्या हो जाएगा, on receipt of complaint or application if the adjudicating authority has a reason to believe that the person has committed an offence अंडर सेक्शन 3 और इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. सेक्शन 3 किस चीज का है, सेक्शन 3 में आपको क्या बताया गया, मनी लॉन्ड्रिंग की बेसिक डेफिनेशन आपको बताई गई है. और इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इट मे सर्व अ नोटिस फॉर नॉट लेस देन 30 डेज ऑन सच पर्सन calling upon him to indicate the sources of his income, earning or assets out of which or by means of which he has acquired the property attached or seized. यानी जो प्रॉपर्टी अटैच या सीज की गई है वो आपने खरीदी कहां से एंड उसको खरीदने का आपके पास पैसा कहां से आया, वो जवाब आपसे मांगा जाएगा. The evidence on which he relies and other relevant information and particulars and to show cause why all or any of the such property should not be declared to be properties involved in money laundering. यानी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हम इसको प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग क्यों नहीं माने, तो सारे डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंस, सारा इनकम सोर्स आपको बताना पड़ेगा. अब मोस्टली क्या हो जाता है, अगर आपके पास इनकम सोर्स होता तो वो ऑब्वियसली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी होता. तो प्रोविजनल अटैचमेंट प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अगर देखें तो 90% ऑफ द चांसेस में आगे जाकर परमानेंट अटैचमेंट होगा ही होगा. रीजन बीइंग प्रोविजनल अटैचमेंट करने वाला कौन है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. अब अगर उन्होंने किया है तो उनके पास तो सारा रिकॉर्ड है आपका, तो अगर उनको जस्टिफाइड नहीं दिख रहा कि आपकी इनकम तो बहुत कम है बट आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, कल के न्यूज़पेपर में अगर आप देखोगे
50 लाख से ज्यादा एक साल में अगर किसी ने प्रॉपर्टी परचेज करी है 50 लाख रुपए से ज्यादा, उनको नोटिस जाने स्टार्ट हो गए। क्लियर? रीजन बीइंग, जैसा अपन ने डिस्कस करा था, इंडिया में ऑनेस्टली इनकम टैक्स भरने वाले लोग 1 से 1.5 या 2% है। तो 2% लोग अगर ऑनेस्टली इनकम टैक्स भर रहे हैं एंड बाकी प्रॉपर्टी एक्विजिशन उतना का उतना ही हो रहा है, तो क्वेश्चन मार्क क्या आ जाता है, इनकम कहां से आ रही है? जब आपके पास इनकम नहीं है तो इतनी प्रॉपर्टीज कैसे परचेज हो रही है लोगों की? तो अब वो गवर्नमेंट के पास सस्पिशन आ गया। इसलिए कुछ टाइम पहले अगर आपने न्यूज़पेपर में देखा हो, प्रॉपर्टी एक्विजिशन के लिए भी गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि सारी चीजें अप्रूव्ड होने के बाद ही आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो। एंड पहले जो डॉक्यूमेंटेशन नोटरी पे हो जाता था, नोटरी में क्या हो जाता था, इतनी वैलिडिटी या इतना अपन कह सकते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे। आपने कुछ पैसे दिए नोटरी वाले ऑफिसर को, वो आपके बीच का कोई भी एग्रीमेंट स्टैम्प कर देगा कि हाँ हमारी प्रेजेंस में हुआ। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको रजिस्टर्ड फॉर्म में ले जाने को बोल दिया। रजिस्टर्ड फॉर्म में ले जाने को बोल दिया यानी आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे, नॉर्मल एग्रीमेंट भी है प्रॉपर्टी सेल का, एग्रीमेंट टू सेल है, अभी तक सेल नहीं हुआ, एग्रीमेंट टू सेल भी आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्यों? ताकि गवर्नमेंट के पास सारा का सारा रिकॉर्ड रहे कि एक्चुअल कब से ट्रांजैक्शन चालू हुआ, कब कंप्लीट हुआ। कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो गवर्नमेंट वहीं इन्वॉल्व होकर एंड उसको केटर करने की कोशिश करे एट द अर्ली स्टेजेस। क्लियर? तो वो ये सारी चीजें आपको बताई गई है। एंड कन्फेसिकेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर एन ऑर्डर ऑफ कन्फेसिकेशन हैज बीन मेड Section 8 in respect of any property or a person, all rights and title in such property absolutely vest in the central government free from all encumbrances. Encumbrance का मतलब क्या हो जाता है? चार्ज। क्लियर? चार्ज यानी कुछ भी अगर उस पर पेंडिंग है, ड्यूज है, सब चीजें वॉइड मान के गवर्नमेंट उसको अपने कंट्रोल में एक बार के लिए ले लेगी। क्लियर? According to Section 8(2), the adjudicating authority shall, after considering the reply if any to the notice issued under subsection 1, यानी 30 दिन का जो आपको टाइम पीरियड हमने इशू किया नोटिस का, उसके बाद आपसे जवाब लिया जाएगा। हेयरिंग द एग्रीव्ड पर्सन, एग्रीव्ड पर्सन कौन होगा? जिसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग चालू हुई है। एंड द डायरेक्टर और एनी अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑन हिज बिहाफ, and taking into account all relevant materials placed on record before him by an order, record a finding whether all or any of the properties referred to in the notice in subsection 1 are involved in money laundering। यानी इसमें आप डिसाइड कर रहे हो कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर केस चल रहा था, जो प्रूफ आपके पास आए, जो जवाब पार्टी का आया, जो जवाब या जो पॉइंट डायरेक्टर का आया, उसके बेसिस पे क्या वो पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या नहीं है। अब इसमें दो सिनारियो आ गए, अगर है तो क्या होगा, किस तरीके से प्रोसेस चलेगा, अगर नहीं है तो क्या होगा। नहीं है तो सिंपल प्रोसेस हो गया, क्या हो जाएगा? अगर इन्वॉल्व नहीं है तो आप रिलीज कर देंगे एंड सामने वाली पार्टी सेम नॉर्मल यूज अपना कर सकता है प्रॉपर्टी का जैसे वो पहले कर रहा था। एंड अगर प्रूव हो जाता है तो आप परमानेंट सीजर की तरफ जाएंगे। कोई भी लीज या कोई भी चार्ज, कोई भी इनकम्ब्रेंस उस प्रॉपर्टी पे है, वो सब वॉइड हो जाएगा। सारा का सारा कंट्रोल किसके पास आ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। Provided that if the property is claimed by a person other than a person to whom the notice has been issued, ये किसके लिए पर्पस, किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है? वापस पढ़ना, provided that if the property is claimed by a person other than to whom the notice has been issued, ये बेनामी प्रॉपर्टीज के केस में हो गया। Such person is also given an opportunity of being heard to prove the property is not involved in money laundering. Section 8 clause 3 provides that where adjudicating authority decides under subsection 2 that property is involved in money laundering, यानी इसमें प्रूव हो गया कि आपकी प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग से आई है, he shall by an order in writing confirm the attachment of property made under subsection 1 of section 5 or retention of property or record seized or frozen under subsection 17 or 18 and record a finding to that effect, whereupon such attachment or retention or freezing or of the seized or frozen property on record shall continue during investigation for a period not exceeding 365 days, that is 1 year, or the pendency of proceeding relating to any offence under the act before the court or any other corresponding law of the country,
but before the competent court or criminal jurisdiction outside India, as the case may be, become final after the order of confiscation is passed under subsection 5 or subsection 7 of section 8 by the special court. Section 8 clause 4 states that where the provisional order of attachment by the director or officer authorized by him in this behalf shall forthwith take possession of the property attached under subsection 5 or the frozen under subsection 1A of section 17 in the manner as may be prescribed. So basically एक बार अगर अपन समराइज करें, कंफ्यूजन हो रहा होगा, सेक्शन 5 में आपने क्या किया, सेक्शन 5 के अंदर आपने क्या करा, कौन सा अटैचमेंट, प्रोविजनल अटैचमेंट. सी अगर सेक्शन वाइज चले, सेक्शन 3 आपका किसके लिए, डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. सेक्शन 5 पे आप क्या आ गए, प्रोविजनल अटैचमेंट. प्रोविजनल अटैचमेंट कौन करेगा, कमिश्नर. किसका, इनकम टैक्स का. कितने दिन के लिए, 180 डेज के लिए. क्लियर. अब उसके बाद सेक्शन 5 ये हो गया. सेक्शन 6 के अंदर क्या हुआ, आपने अपॉइंट करी. कौन होगी, कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. उसके बाद आपको क्या बताया गया, सेक्शन 8. सेक्शन 8 के अंदर क्या आ गया, आपका आगे का सारा प्रोसेस चलेगा. सेक्शन 8 के अंदर सबसे पहले आपको क्या गया, नोटिस गया. कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर. किस चीज का नोटिस गया, जस्टिफिकेशन का, आपसे जवाब मांगने का रिगार्डिंग ऑल द डिटेल्स. क्या डिटेल्स मांगेंगे आप, कि जो आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, जो सीज हुई है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है. क्लियर. या फिर प्रूव करो कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से नहीं खरीदी गई है, तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा. 8 क्लॉज 2 के अंदर आपको क्या बताया गया, सामने वाली पार्टी को एक मौका दिया जाएगा अपना पक्ष रखने का, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उससे मंगाए जाएंगे, एंड उसके बाद जो भी डिसीजन है वो अथॉरिटी लेगी. नाउ 8 क्लॉज 3 में क्या बताया गया, अगर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो आप नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज परमानेंट सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, जो 365 डेज के अंदर मोस्टली आपका कंप्लीट पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस कोई और अथॉरिटीज के सामने जाकर आपने इस पर्टिकुलर चीज को चैलेंज नहीं करा. क्लियर. तो ये सारी चीजें आपकी यहां पर आ गई. 8 clause 5 where on conclusion of trial of an offence under this act the special court finds that the offence of money laundering has been committed, it shall order that the property involved in money laundering or which has been used for commission of the offence of money laundering shall stand confiscated to the central government. ये किसका ऑर्डर आया, ये आपके स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आया. किसमें, सेक्शन 8 क्लॉज 5. 8 क्लॉज 6 में क्या आया, where on conclusion of a trial of an offence under the act the special court finds that the offence of money laundering has not been committed. So 8 clause 5 में committed आ गया, 8 clause 6 में क्या आ गया, not been committed, यानी आप not guilty पाए जाते हैं. और the property is not involved in money laundering, it shall order release of such property to the person entitled. यहां तक कोई दिक्कत. नेक्स्ट सेक्शन 9 आ गया आपका. सेक्शन 9 में आपको क्या बताया गया, अगर प्रॉपर्टी कन्फेसिकेट कर ली जाती है एंड किसको दे दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. An order of confiscation made in respect of any property of a person vests in the central government all the rights and title of such property free from all encumbrance. यानी उस पर कोई भी चार्ज की वैलिडिटी नहीं रहेगी. एब्सोल्यूट कंट्रोल पावर टाइटल किसके पास आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपका आ जाएगा. Where the special court or adjudicating authority as the case may be, after giving an opportunity of being heard to the person interested in attachment of property under this section or seized or frozen under chapter 5 is of the opinion that any encumbrance on the property or leasehold interest has been created with a view to defeat the provision of this chapter, यानी एक्विजिशन रोकने के लिए आपने जबरदस्ती उस चीज को गिरवी रख दिया या उस पे लीज क्रिएट कर दी, it may by order declare such encumbrance or leasehold interest to be void, यानी उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है. And thereupon the aforesaid property shall vest with the central government free from such encumbrance or leasehold interest. Clear.
तो वापस एक बार समरी, चाहो तो शॉर्ट में लिखते हुए चल लो। सेक्शन 3 के अंदर आपको क्या बताया गया, डेफिनेशन, क्लियर। उसके बाद आपको सेक्शन 4 के अंदर क्या बताया गया, पनिशमेंट। सेक्शन 5 के अंदर आपको क्या बताया गया, प्रोविजनल अटैचमेंट। सिक्स के अंदर आपको क्या बताया गया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दैट वुड बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एट के अंदर आपको क्या बताया गया, पूरा प्रोसेस फॉर परमानेंट कॉन्फिस्केशन और रिलीज। इसके मेन सेक्शन हो गए आपके 8(5), यानी सेक्शन 8 क्लॉज 5 जो किससे डील करता है, सीजर से, परमानेंट सीजर से, परमानेंट कॉन्फिस्केशन से। अगर स्पेशल कोर्ट को भी लगता है कि आपका जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर किया गया है वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से किया गया है, तो परमानेंट सीजर हो जाएगा सेक्शन 8 क्लॉज 5 में। सेक्शन 8 क्लॉज 6 में आपको क्या बताया गया, उसमें अगर आपका प्रूफ नहीं हो पाता तो आपकी प्रॉपर्टी क्या कर दी जाएगी, रिलीज कर दी जाएगी। सेक्शन 9 में आपको क्या बताया गया, एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कहीं पे भी आप गलत इंटेंशन के साथ प्रॉपर्टी एक्विजिशन को रोकना चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर केस में सारे के सारे जो आपके दूसरे कमिटमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, वॉइड। वैलिड टाइटल, प्रॉपर टाइटल किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। क्लियर। ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि मोस्टली लोग यही करते हैं, कहीं पे भी प्रॉपर्टी अगर उनको डिस्प्यूटेड या ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी होती है या उनको पता है कि हमने गलत तरीके से एक्वायर करी, सबसे पहले जाकर वो क्या कर लेते हैं, बैंक लोन ले लेते हैं। एंड बैंक से पैसा लेके प्रॉपर्टी अब किसके पास चली गई, बैंक के पास। तो जब तक पैसा नहीं चुकाया जाएगा, एब्सोल्यूट ओनर अभी के मतलब कंडीशनल ओनर अभी के लिए कौन है, बैंक। एंड बैंक से प्रॉपर्टी की फाइल रिलीज कराना सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। अगर आपने मल्टीपल जगह पे, फॉर एग्जाम्पल काफी लोग फ्रॉड इस तरीके से भी करते हैं, एक पर्टिकुलर फाइल के जेरोक्स के बेसिस पे आपने मल्टीपल जगह से लोन ले लिया एंड वो फाइल ओरिजिनली जाकर आपने किसके पास जमा करा दी, बैंक के पास। तो कभी भी डिस्प्यूट अराइज होगा, सबसे पहले बैंक आएगा कि हाँ सब साइड हो जाए, सबसे पहले हिस्सा किसका है, मेरा, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसके पास है, बैंक के पास। तो अगर ऐसा कोई इंटेंशन के साथ आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने से रोकना चाहते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा सीधा ऑब्लिगेशन है कि ये सारी की सारी चीजें हम क्या मानेंगे, वॉइड, एंड एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडिएरीज। बिना पढ़े अगर अपन समझना चाहें क्या ऑब्लिगेशन होगा, कंसिडरिंग द चैप्टर एंड अभी तक जो अपन ने पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल पूरे प्रोसेस में अपन देख रहे हैं बैंक्स का आ रहा है। तो बैंक का क्या रोल या जिम्मेदारी अपन मानेंगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, कंसिडरिंग जो भी अभी तक अपन ने पढ़ा, क्या ड्यूटीज या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन बैंक को देंगे। अपन ने ऊपर भी कमिटीज में पढ़ा था, बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई एक तो केवाईसी की, एंड साथ ही साथ रिकॉर्ड रिटेंशन रखना, एंड एक और चीज, ट्रांजैक्शंस कहीं पे भी होते हैं उनको फ्लैग करना एंड उसी टाइम रिपोर्ट करना। सो बेसिक यही चीजें वापस आप यहां पर पढ़ने वाले हो। बट अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री अपन ने रूल्स रेगुलेशन को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। क्लियर। सो बेसिक बैंक्स का रोल यही रहेगा, कहीं पे भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं उनको रिपोर्ट करना। कहीं पे भी अगर रिकॉर्ड्स की जरूरत है तो बैंक्स के पास रिकॉर्ड होना चाहिए जिसके बेसिस पे आगे का एक्शन लिया जा सके। काफी टाइम मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज इनिशियली नहीं खुलती, कहीं से ट्रेल खुलता है एंड उससे पूरी सारी एक्टिविटीज खुलती हैं। अगर अगेन आप आज का न्यूज़पेपर ले जाकर देखेंगे, अभी जोधपुर में ही एक 75 ईयर ओल्ड लेडी थी, उसके साथ 1 से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। सेम मुंबई क्राइम ब्रांच बन के आपको 10 दिन हाउस अरेस्ट में रखा, उस लेडी ने सारी बातें मानी, रिटायर्ड कोई गवर्नमेंट ऑफिस से थी, उसका हस्बैंड नहीं था, अकेली रहते थे वो, तो उन्होंने ये सब के बेसिस पे कितने पैसे ट्रांसफर कर दिए, अराउंड 1 करोड़ प्लस।
तो ये सारा का सारा पैसा किस में गया, मनी लॉन्ड्रिंग में गया। अब उसका सोर्स हो गया ये पैसा फ्रॉड, अब वो आगे लेयरिंग के अंदर जाएगा एंड यूटिलाइजेशन के अंदर जाएगा अगर पकड़े नहीं जाते तो। क्लियर। सो ये सारी चीजों में रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका आ जाता है, बैंक का, कि उन्होंने अगर पैसे ट्रांसफर करे, कौन से अकाउंट में गए, उस अकाउंट में गए तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन था या नहीं था, नहीं था तो बैंक के ऊपर भी पेनल्टी फाइन लगाए जाएंगे कि बिना केवाईसी किए, बिना वेरीफाई किए आपने अकाउंट कैसे खोल दिया। सेम अभी कल आईडीबीआई फर्स्ट बैंक के साथ हुआ है शायद, हरियाणा गवर्नमेंट के अकाउंट से 590 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। हरियाणा गवर्नमेंट के अकाउंट्स थे जो उस बैंक में मेंटेन 590 करोड़, एंड उसका ट्रेल अब गवर्नमेंट पता कर रही है। Chapter 4 of the Act deals with obligations of banking companies, financial institutions and intermediaries. According to Section 12, Clause 1, every such entity is required to maintain record of all transactions, including information relating to transaction prescribed under the Act, in such manner to enable reconstruction of individual transactions. They are also required to furnish information to relating to suspicious transactions. So ये obligation सारी बैंक से आप पॉइंट में भी लिखते हुए चल सकते हो। सबसे पहला मेंटेन रिकॉर्ड, दूसरा क्या आ गया, रिपोर्ट सस्पिशियस transactions to the director within the prescribed time and manner. Further, they must verify and maintain records of the identity of clients, that is KYC, beneficial owner and account फाइल। सो बैंक की 3 ऑब्लिगेशन वापस सेम यहां पर आ गई। सबसे पहला मेंटेन रिकॉर्ड्स, दूसरा सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना डायरेक्टर को, और तीसरा केवाईसी मेंटेन रखना। 12 clause 3 provides that records referred to in clause A shall be maintained for a period of 5 years from the date of transaction between the client and the reporting entity. The records relating to the identity of client shall be maintained for 5 years after the business relationship has ended. यानी जब से आपका बैंक अकाउंट में खाता बंद भी हो गया उसके भी 5 साल तक आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। The central government may by notification exempt any reporting entity or class of entity from these obligation. Section 13, the director is empowered to call for records. तो सेक्शन 12 के अंदर आपको मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड आ गया, 13 के अंदर क्या आ गया, डायरेक्टर की पावर रिकॉर्ड्स मंगवाने की। एंड मेक इंक्वायरी, इंपोज पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशंस। अंडर सेक्शन 12 इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस द डायरेक्टर में इशू डायरेक्शंस और इंपोज मॉनेटरी पेनल्टीज। किसके ऊपर लग जाएगी, बैंक्स के ऊपर। क्लियर। लास्ट टॉपिक आज का पढ़ लेते हैं, दैट इज समन्स, सर्च एंड सीजर। सिंपल सेंस, आपको ऊपर तो प्रोसेस बताया जिसमें आप कॉपरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो ये प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। समन्स इशू किए जाएंगे, नहीं आ रहे तो सर्च एंड सीजर भी हो सकता है, रेड बेसिकली जिसको अपन बोलते हैं। empowers the authorized officer to enter any place and inspect the records if there is a reason to believe that offense under section 3, that is money laundering, has been committed. The officer may place marks of identification on records, make extract of copies, seize records and property found during inspection. 17 deals with search and seizure, where the authorized officer has a reason to believe that the proceeds of crime or records relating to money laundering are kept in any place, he may enter and search such place and seize the record or property. Clear? So ये आ जाता है आपका सेक्शन 16। अब एक बार अपन पूरे को वापस समराइज करते हैं, जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए ताकि अपन को याद हो जाए। सेक्शन 3 किसका, सेक्शन 2 किसका, सारी की सारी डेफिनेशंस आ गई उसके अंदर। अटैचमेंट, इन्वेस्टिगेशन, अथॉरिटी, क्या इंक्लूड किया, क्या एक्सक्लूड किया, वो सारी चीजें आपकी आ गई। 3 दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग, 3 इज मनी लॉन्ड्रिंग। 4th इज पनिशमेंट, पनिशमेंट कितनी, 3 से लेकर 7 साल तक। क्लियर। एंड अगर नार्कोटिक सब्सटेंसेज इन्वॉल्व है तो 10 साल तक की पनिशमेंट है। सेक्शन 4 आपका पनिशमेंट हो गया। सेक्शन 5 किसका हो गया, प्रोविजनल अटैचमेंट, मैक्सिमम ड्यूरेशन 180 डेज। 182 रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन है, इनकम टैक्स। क्लियर। नेक्स्ट आ गया आपका सेक्शन 6, दैट इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट।
नेक्स्ट आ गया आपका सेक्शन 8। 8 के अंदर क्या प्रोसेस फॉलो होगा? सबसे पहले नोटिस जाएगा, कितने टाइम पीरियड में? 30 डेज के अंदर। नोटिस में आप क्या मंगाएंगे सामने वाली पार्टी से? सारे के सारे डिस्क्लोजर, किस चीज से रिलेटेड? इनकम के सोर्सेज, या किस तरीके से या किस पैसे से आपने इस प्रॉपर्टी को एक्वायर करा, एंड ये प्रूव करना कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर क्या आया? सामने वाली पार्टी का जवाब सुना जाएगा, अथॉरिटी की तरफ से जो ऑफिसर है उसका जो भी पॉइंट है वो सुना जाएगा, एंड उसके बाद जो भी चीज है आप उसके बेसिस पे डिसीजन ले लेंगे। 8 क्लॉज 5 में आपको क्या बताया गया? अगर सारा प्रोसेस हो गया, 365 डेज के अंदर पूरा प्रोसेस हो जाएगा, नहीं तो स्पेशल कोर्ट के पास जाएगा। अब स्पेशल कोर्ट 2 ऑर्डर इशू कर सकती है। एक हो गया परमानेंट सीजर, जिसके अंदर कौन सा सेक्शन आ गया? 8 क्लॉज 5। 8 क्लॉज 6 में क्या बताया आपको? रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी बाय स्पेशल कोर्ट। रिलीज का ऑर्डर कौन आपको दे देगी? स्पेशल कोर्ट की इस प्रॉपर्टी में कोई इरेगुलरिटी नहीं है, इसको आप रिलीज कर दो। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 9। सेक्शन 9 में आपको क्या बताया गया? वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें क्या बताया गया? अगर सीज हो गई तो ओनरशिप किसके पास चली जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। एंड उसके अंदर अगर आप किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश करते हो, चाहे उस पर इनकम्बरेंस या चार्ज क्रिएट करके या फिर लीज टाइटल ट्रांसफर करके, वो सारी चीजें क्या हो जाएगी? आपकी वॉइड मानी जाएगी। एब्सोल्यूट टाइटल ट्रांसफर किसको हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को हो जाएगा। उसके बाद आपको कौन सा सेक्शन बताया गया? 12, दैट इज ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें उनके 3 ऑब्लिगेशन आपको बताए गए। कौन कौन से? मेंटेन रिकॉर्ड्स, सस्पिशियस एक्टिविटीज को बताना, और तीसरा केवाईसी करके रखना। रिकॉर्ड कितने टाइम के लिए मेंटेन रहेंगे? 5 साल। जब ट्रांजैक्शन हुआ एंड अगर रिलेशन खत्म हो जाता है तो फर्दर 5 साल के लिए आपको रखना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी को एग्जेम्पशन दे सकती है रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट से। सेक्शन 13 के अंदर क्या बताया गया? डायरेक्टर के पास पावर है इंफॉर्मेशन मंगाने के लिए। सेक्शन 16 के अंदर लास्ट जो अपन ने पढ़ा, दैट इज समन्स, सर्च और सीजर। सो आपके पास, अथॉरिटीज के पास पावर है किसी के भी बिजनेस प्लेस पे जाकर या किसी भी प्लेस पे जाकर उसकी उस चीज को इंक्वायर करना, कॉपी करना, एंड अगर कहीं पे भी सस्पिशन लगता है तो अटैचमेंट करके एंड आप सारी की सारी चीजों को क्या कर सकते हो? सीज कर सकते हो। ये सेक्शन 16 के अंदर आपको बताया गया। कल से अपन चालू करेंगे नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 19, दैट इज पावर टू अरेस्ट। कॉपरेट नहीं कर रहे, इनकम आप इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे हो, या ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो, या प्रूफ नहीं है, या लगता है आप भाग सकते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या कर सकते हैं? आपको अरेस्ट। क्लियर? आपके पास रिकॉर्ड्स वगैरह कुछ भी नहीं है, सारी चीजें फेक दिख रही है, तो उसके केस में आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्लियर? सो वो चीज अपन करेंगे कंटिन्यू